हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सिस्टम के बनाए हुए इल्यूजन की वजह से रोया को लग रहा होता है कि जियाओ चैन मारा गया। इसी वजह से वो खुद की सोल को सेक्रीफाइस कर देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम रोया को बचा सके। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हमें माफ करिएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, चाहे तुम्हें यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसे ठीक कर दो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी वजह से यहाँ पे एक ट्रिब्यूशन लेने का मास्टर मारा गया, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको रोटेटिंग रेड लाइन मिल रही है। सिस्टम बता रहा होता है कि रोटेटिंग लाइन का यूज करते हुए आप किसी के भी दिमाग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जियाओ चैन बोलता है कि सिस्टम मुझे बताओ आखिर इसे कैसे यूज करना है। सिस्टम बता रहा होता है कि रेड लाइन को अपने रोया के हाथ में बांध लो, उसके बाद आप यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाएंगे। जैसा सिस्टम ने कहा होता है जियाओ चैन वैसा ही कर लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है रोया, तुम्हें नेक्स्ट टाइम तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे मास्टर्स और जियाओ फैमिली को डिसाइडेंट आ गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि एंसेस्टर एम्पर क्या कर रहे हैं। तभी जियाओ चैन भी उठते हुए बोलता है कि मेरी आवाज को क्या हो गया, ये इतनी अजीब क्यों लग रही है, और यहाँ पे जो मेरे सामने लेटा हुआ है ये तो मैं ही हूँ। फिर जियाओ चैन अपनी बॉडी को टच करते हुए बोलते ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे रोया के साथ में बॉडी चेंज कर लिया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम प्लीज मेरी हेल्प करो। सिस्टम बोल रहा होता है कि तुम्हारे पापा भी यहीं पर है, तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जियाओ चैन पूछता है सिस्टम मुझे बताओ आखिर यहाँ पे क्या हो गया। सिस्टम बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक आइटम दिया जिसके लिए तुमने बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी थी, और उसके चक्कर में मैं डिमोशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पहले जितना पावरफुल नहीं रहा, मुझे पहले जितना पावरफुल बनाने के लिए अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ की पॉपुलेशन काफी इंक्रीज करना होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि सिस्टम एक्सक्यूजेस मत दो, मुझे सही से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है कि रोया की सोल फटने वाली थी और यहाँ पे इसको बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी सुप्रीम केयर स्पिरिचुअल रूट ने इसकी सोल को फटने से बचा लिया। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, तुम्हें तो बोल रहे थे ना कि मुझे कुछ भी करके इसको बचाना है, तो यहाँ पे यही इकलौता तरीका था रोया को बचाने का। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि जो मेरी एज है तकरीबन 150 साल की हो गई है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के अंदर मेरी बिल्कुल ही मास्टरी नहीं है। ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं एक लड़की में चेंज हो चुका हूँ। फिर जियाओ चैन बोला सिस्टम मुझे बताओ क्या मैं फिर चेंज कैसे होऊंगा। सिस्टम बता रहा होता है कि जब रोया की सोल हील हो जाएगी तब यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू आप दोनों की सोल फिर से चेंज हो जाएगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी सोल्स है वो फिर से चेंज हो जाए। जू फैन बोल रहा होता है कि मास्टर की बात तो बिल्कुल ठीक हो गई है, आखिर यहाँ पे मास्टर को क्या हुआ है, वो उठ क्यों नहीं रहे। फैंग युआन बोल रहा होता है क्या मास्टर की वाइफ अंकल जू फैन क्या फिर लड़की की बात कर रहे हैं। तभी जब जियाओ चैन तब उठ के बैठ जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आखिर कमीनी यहाँ पे कैसे आ गई, ये दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जियाओ चैन किसी ऐसे को लेके आ गया है जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल मेरे से सेम है। तभी खुद ही बोर्ड को चेक करते हुए बोलता है अब मैं जियाओ चैन बन चुका हूँ, सच में तो काफी कमाल की बात है। जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि रोया तुम यहाँ पे मेरी बॉडी में आ चुकी हो, यहाँ मेरी बॉडी में रहते हुए कोई भी अजीब हरकत मत करना। रोया बोल रही होती है तुम्हारी बॉडी में आके मुझे तो काफी मजा आ रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ में डिसाइपल्स है, डिसेंडेंट्स है, यहाँ तक 3 काफी पावरफुल मास्टर्स है जो कि मेरे स्लेव के तौर पे काम करता है, और यहाँ पे इन सभी लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है। अपनी रियल बॉडी में आने के बाद में आखिर मैं लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगा। रोया बोल रही होती है हस्बैंड तुम यहाँ पे मेरी बॉडी को चेक कर सकते हो। जियाओ चैन बोलता है कि फालतू बातें मत करो। मास्टर चैंग बोल रहे होते हैं ओल्ड जियाओ क्या यहाँ पे तुम लोगों की बॉडी एक्सचेंज हो गई है। ओल्ड जियाओ तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे यहाँ पे समझ में आया तुमने ये सब क्यों किया है, तुमने यहाँ पे दोनों की बॉडी को काफी अच्छे से चेंज कर लिया। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ पे जो रोया की बॉडी है वो तो काफी हल्की फील हो रही है। फिर जियाओ चैन बोलता है कि हम लोग ज्यादा तो नहीं रुक सकते, एक बार यहाँ पे वेंशुई आ जाए फिर हम सभी लोग चल जाएंगे। रोया बोल रही होती है क्या वेंशुई, लगता है ये वही लड़की है जो कि मुझे लास्ट टाइम मिली थी, और वेंशुई का नाम सुनते ही तुम्हारी जो ये बॉडी है इसमें काफी अजीब सेंसेशन फील हो रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ये वेंशुई के सिस्टम की वजह से हो रहा है, यहाँ पर रोया की बॉडी में रहते हुए मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वेंशुई जियाओ चैन की बॉडी से चिपकते हुए बोलती है ब्रदर आप कैसे हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है, जो यहाँ पे रोया है वो काफी गुस्से वाली है, वो पक्का से वेंशुई को थप्पड़ मार देगी, और जो मेरी बॉडी की पावर है वो काफी ज्यादा है, मेरी सिर्फ एक थप्पड़ के साथ ही वेंशुई नहीं बच पाएगी। तभी रोया बोलती है सिस्टर सुई आपके यहाँ पे इतना हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि रोया मेरी बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। जिमिंग की जो इंजरी थी वो सही से हील नहीं हो पाई है, और यहाँ पे रोया की सोल भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पे दोनों लोगों को ठीक करने के लिए हमें जियाओ फैमिली वापस चलना पड़ेगा। हमारे जियाओ फैमिली के अंदर मैजिक ट्रेजर है जिसके तो जो यहाँ पे इंजरी तो काफी जल्दी हील हो जाएंगी। आगे हमें जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मास्टर नान बोल रहे होते हैं ओल्ड जियाओ यहाँ पे हमारे पास में होलैंड से मैसेज आया है
क्या मैं वापस जाना पड़ेगा। जियाओचन सोच रहा होता है कि मेरे हिसाब से क्वींसवन हुईलैंड में कुछ न कुछ तो अजीब हुआ है। मैं तो यहाँ प्लान कर रहा था कि यहाँ पे मेरे पास में 2 काफी खतरनाक एलर्जी मेकर्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बात हुईलैंड की है तो मुझे यहाँ पे इन लोगों पे गिव अप करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसी वजह से पिलरीफाई नहीं सीखना चाहता था, क्योंकि जो आपकी स्किल्स होती है वो आप ही की स्किल होती है, बाकी लोगों की स्किल के ऊपर आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे रोया को माइंड कंसंट्रेटिंग पिल चाहिए, वही मेरे जिमिंग को हीलिंग पिल चाहिए, और अब हमें पिल बनाने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। हम देखते हैं जियाओ फैमिली के गेट पे जियाओचन का वेलकम करने के लिए सभी लोग आए होते हैं। जियाओली बोल रहा होता है, फादर आज हमारा क्लैन कंपटीशन है। मुझे पता है कि जो ये सेरेमनी है फादर वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को खुश करने के लिए सब करना ही पड़ता है। रोया बोलती कोई बात नहीं, तो लोग काफी अच्छा कर रहे हो, इस जो रिवॉर्ड्स को डबल कर देना, और यहाँ पे कोई बच्चा खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही देना। फिर वहाँ पे जियाओचन और वेंशी उड़ते हुए जाने लगते हैं। जियाओली सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे फादर ने फीमेल कल्टीवेटर को लिया और वो यहाँ पे आंट रोया के पैलेस पे जा रहे हैं। क्या मेरे फादर डर नहीं लगता कि आंट रोया यहाँ पे इन दोनों लोगों को मार डालेगी? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और जो मेरे फादर की वॉइस थी वो भी काफी बदली बदली सी लग रही थी। देख के तो लग रहा मेरे फादर और पैसे काफी चेंज हो चुके हैं। लगता है जो जियाओ फैमिली है अब वो टुकड़ों में बंटने वाली है। लेकिन यहाँ पे आंट रोया को देख के तो लग रहा है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, यहाँ तक कि अभी वो काफी परेशान लग रही है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आंट रोया गुस्सा क्यों नहीं कर रही और आखिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? जियाओली सोच रहा होता है कि मुझे समझ में आया कि आखिर फादर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अब सभी लोग के लिए जो मेरे फादर थे वो एंसेस्टर बन चुके हैं, और मेरे फादर को उनके एंसेस्टर्स ने कहा था कि उनको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है कि वो भी अपने एंसेस्टर की बात मान के इस काम में हाथ बटाने लगे, और इतनी होने के बावजूद भी जो मेरे फादर हैं वो पूरी जी जान लगा के जिया फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। जियाओचन सोच रहा होता है यहाँ पे रोया बॉडी यूज करते हुए क्या कर रही है। वो यहाँ पे ऐसे ही बोल के चली गई कि जो रिवॉर्ड से डबल कर दो, हमारी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है और हम लोग यहाँ पे छुप के रहते हैं। यहाँ पे हमारी फैमिली को संभालने कंटिन्यू संभालना इतना मुश्किल है, ऐसी चीजें बांटना सही नहीं रहेगा, पर अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। जियाओली सोच रहा होता है कि पहले हमारी आंट की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई थी, फैमिली यहाँ पे इनके सामने कोई भी नहीं कह रहा था, फादर के बाद में ज्यादा रिस्पेक्ट इनको ही मिल रही थी। फैमिली के सारे बच्चे बात कर रहे हो तो क्या तुमने देखा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में मैं फटाफट से अपने घर चला जाऊंगा ताकि मैं हमारे घर की पॉपुलेशन को बढ़ा सकूं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ बच्चों का जितना बड़ा नंबर होगा फैमिली में तुम्हारा स्टेटस उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे जब हमारे एंसेस्टर की मिस्ट्रेस थी जिनकी फैमिली में इतनी वैल्यू थी और सभी को काफी पसंद भी किया करते थे, लेकिन कई साल बीतने के बावजूद भी इनके पास अभी कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे एंसेस्टर ने इनको साइड कर दिया और वो यहाँ पे काफी अच्छी दिखने वाली लड़की लेके आ गए हैं ताकि वो इसका यूज करते हुए अच्छे रिजल्ट निकाल सके। हमारी फैमिली में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, काफी मेहनत करो। अगर तुम रात में काफी मेहनत करोगे तो तुम दिन में फैमिली में काफी आगे बढ़ सकते हो। फ्रैंकी सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है कि हमारे एंसेस्टर की जो बॉडी वो चेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इसी के चक्कर में बाकी जितने बंदे हैं वो सभी एंसेस्टर के बारे में फालतू बातें बना रहे हैं। क्या मुझे यहाँ पे इन लोगों को वार्निंग दे देनी चाहिए? लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम तो ये है कि एंसेस्टर खुद भी यहाँ पे खड़े हैं और अपनी बॉडी के बारे में वो भी किसी को नहीं बता रहे। क्या पता नहीं बॉडी के बारे में बताने में काफी शर्म आ रही हो, और ये चीज तो काफी नॉर्मल भी है। एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एंसेस्टर एम्पायर नाम से फेमस भी है, उसकी बॉडी लड़की साथ में चेंज हो गई, उसके लिए काफी शर्मिंदगी की बात होगी। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, एंसेस्टर वेनुआ भी घर पे आ रखी है तो क्या मैं उसे मिलने के लिए जा सकता हूँ? जियाओचन बोलता ठीक है तुम ऐसे जा सकते हो। सारे बंदे फिर से काफी शौक हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमारे अंकल हैं वो यहाँ पे एंसेस्टर के बजाय मिस्टर से चीजें पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर के पास बहुत सारी पावर आ गई हो और यहाँ पे एंसेस्टर ने खुद छोटे रह के इनको बहुत सारी पावर दे दी हो ताकि वो फैमिली प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सके। यहाँ मिस्टर्स के पास में फेट ऑफ एम्प्रेस है और जिनकी पावर है वो भी काफी टेरिफाइंग है। और रही बात हमारे एंसेस्टर की तो वो तो काफी ज्यादा महान है। हमारी फैमिली के लिए एंसेस्टर अपनी पावर्स को भी छोड़ रहे हैं और यहाँ पे नॉर्मल लोगों की तरह वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। जूफंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मास्टर मुझे घर से दूर गए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में काफी लैग कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। जियाओचन बोल रहा होता है तुम्हें तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी बाद में हेल्प कर दूंगा। सारे बंदे फिर से काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं जो अंकल जूफेंग है वो यहाँ पे मिस्टर को मास्टर वाइफ नहीं कह रहे बल्कि मास्टर ही कह रहे हैं। आखिर जब हमारे एंसेस्टर है उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने डिसाइपल तक को छोड़ दिया और अपनी वाइफ और डिसाइपल भी दे दिया। आखिर ऐसा कौन करता है? जो हमारे अंकल जूफेंग है वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसाइपल थे और वो यहाँ पे काफी पावरफुल एंटिटी के रीइंकार्नेशन भी है। इनके पास 9th गेट की स्पिरिचुअल रूट है और जो इनकी कल्टीवेशन वो काफी तेजी से आगे बढ़ती है। ऐसा एक जीनियस पाना होलैंड में भी काफी मुश्किल होता है। फिर वो बंदे घबराते हुए बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया,
जो हमारी जिया फैमिली है अब वो चेंज होने वाली है। अभी तक हमारी जिया फैमिली को बचा के रखने वाले और कोई नहीं एंसेस्टर थे, और अब जो हमारे एंसेस्टर है वही चेंज हो गए। जियाओचन सिस्टम से बोल रहा होता है कि अभी जो वेंशुई है वो भी बॉडी साथ में गई हुई है, और सिस्टम तुम्हें तो पता है कि जो वेंशुई का सिस्टम है वो बेहद ही पावरफुल है। रोया के साथ इतनी पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पे वेंशुई के सिस्टम के सामने टिक जाए। तो मुझे बताओ कि जो रोया और वेंशुई है वो क्या कर रहे होंगे। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी बॉडी रोया के कंट्रोल में है, और जब रोया खुद के कंट्रोल में भी नहीं है तो जो वेंशुई का सिस्टम है वो उसे जो भी चाहे वो करवा सकता है। जियाओचन बोलता है सिस्टम से काफी डर लग रहा है, यह वेंशुई की वजह से रोया काफी परेशान हो जाएगी। सिस्टम बोल रहा होता है हमें माफ करिएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस यहाँ पे आपको एक चीज गारंटी कर सकते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली और आपको यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। जियाओचन बोल रहा होता है कि 3 साल पहले जो बैटल हुई थी उसके बाद से लेके अभी तक मैंने कितना अपग्रेड कर लिया है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने 5000 बार अपग्रेड कर लिया है। जियाओचन बोल रहा होता है सिस्टम एक काम करो, तुम यहाँ पे खुद को अपग्रेड कर लो जिससे मेरी बॉडी में फिर से चले जाओगे। सिस्टम बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा हाई लेवल का सिस्टम हूँ, मैं अपनी होस्ट की बॉडी से नहीं बल्कि सोल से कनेक्टेड हूँ। जहाँ मेरी होस्ट की सोल होगी भले मैं अपग्रेड क्यों ना हो जाऊं मैं भी वहीं पे ही होऊंगा। तो यहाँ पे आपकी इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे बंदे वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर एम्परर थे वो काफी लेजी हो गए थे, और यहाँ पे इतने सालों बाद उन्होंने एक मिस्ट्रेस भी रखी थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनके पास जितनी पावर थी वो चली गई। हम थे जियाओचन आके मेरे हॉल में बैठ गया होता है। जियाओचन बोल रहा होता है कि वहाँ पे उन 2 लड़कियों पे नजर रखना, यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए। जियाओचन बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पे पिल बनाने पे ध्यान देना चाहिए, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कंसंट्रेटिंग पिल बनानी पड़ेगी, यहाँ इसका यूज करते हुए मैं रोया को ठीक कर सकता हूँ, और मेरे फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि बिना मेरी बॉडी के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर जियाओचन कॉर्डन के अंदर हर्ब्स को डालने लगता है। आगे हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओचन बोल रहा होता है पिल को रिफाइन करते हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कॉर्डन है वो फटा नहीं। अभी यहाँ पे कॉर्डन के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल रही है, और मैं हर्ब्स की स्मेल को सूंघ पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा कि जो यहाँ पे हर्ब्स है वो पिल में चेंज हो रही है। लेकिन चलो यहाँ पे रोया की बॉडी होने की वजह से मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। पहले मैं यहाँ पे एक थर्ड की पिल को भी रिफाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं एक फेगर की पिल को रिफाइन कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है। फिर हमें और 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओचन बोल रहा होता है कि एंड में आता था मैं फेल हो गया, मेरी काफी पिल्स ऐसी निकली जो कि गोल ही नहीं थी, वही कुछ पिल्स आधी ब्लैक हो गई थी। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये कि कॉर्डन नहीं फूटा, आज तक पिल रिफाइन करने में यहाँ तक कहीं पहुंच ही नहीं पाया था। जियाओचन बोल रहा होता है कि जो रोया की बॉडी है वो तो काफी कमाल की है, लेकिन जो इसका रियलम है वो काफी ज्यादा कम है। इतने कम रियलम के साथ में पिल को रिफाइन करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, और शायद यही भी रीजन था कि यहाँ पे जितनी पिल्स थी वो फेल हो गई। मुझे यहाँ पे इस बॉडी का कल्टीवेशन लेवल को चेंज करना होगा, वरना मैं यहाँ पे अच्छी सी पिल रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। वैसे एक बात तो है कि मुझे आज तक इतनी दिक्कत किसी काम को करने में नहीं आई जितना पिल रिफाइन करने में आई है। फिर जो जियाओचन होता है वो कल्टीवेट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जियाओचन बोल रहा होता है इस बॉडी की बारी आ चुकी है बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की। जियाओचन सोच रहा होता है वुमन्स की बॉडी काफी ज्यादा अजीब होती है, मेरी रेगुलर बॉडी के अंदर भले मैं कितने दिन भी ना नहाऊं कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी मुझे नहाए हुए सिर्फ आधा महीना ही हुआ है और मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा मन तो कर रहा था कि कल्टीवेशन से पहले मैं जाके शावर ले लूं, लेकिन ये बॉडी तो रोया की है, आखिर मैं शावर कैसे ले सकता हूँ। सीन चलता हम देखते हैं रोया और वेंशुई को, जो कि रोया के पैलेस के बाहर आ रखे होते हैं। तभी जब वेंशुई रोया होता है वो घर में एंटर कर जाता है। जियाओली लोगों को देख रहा होता है और सोचा था फादर घर में एंटर कर गए। अंदर हम देखते हैं रोया को वेंशुई मसाज दे रही होती है, तो यहाँ पे जियाओली आता है। रोया बोल रही होती है जियाओली आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जियाओली बोल रहा होता है फादर आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी इन हरकतों की वजह से फैमिली में जो आपकी रेपुटेशन थी वो काफी गिरते जा रही है, और आपने तो यहाँ पे इस लड़की को मना कर दिया था ना, तो आखिर आप इसको लेके क्यों आ गए। रोया बोल रही होती है ऐसे एक्ट मत करो, अब जो वेंशुई है वो हमारी फैमिली की एक पार्ट है। जियाओली बोल रहा होता है कि जियाओमो ने हमें सीक्रेट मैसेज भेजा था, और जो हमारी फैमिली का लियांग है वो जियाओमो को लेने के लिए ईस्ट रीजन गया हुआ है। अभी जो हमें जियांग कियानटोंग है वो जियानो पैलेस की रखवाली कर रहा है। अभी सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है अपने प्लान को लॉन्च करने का। रोया बोल रही होती है आखिर कैसा प्लान। जियाओली बोलते नहीं मैं किसी प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा था, आपने हमसे कहा था ना कि हमें फैमिली की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मैं बस उस चीज के बारे में बात कर रहा था। जियाओली सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सामने मेरे बंदा है वो यार फादर नहीं हो सकता, और अगर ये मेरे फादर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। रोया बोल रही होती है अगर तुम्हें इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी थी तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जियाओली बोलता ठीक है फादर। बाहर निकलते जियाओली सोच रहा होता मैं जल्दी से जाके जिया फैमिली की मेन फोर्स को बुलाना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। जियाओचन बोल रहा होता मुझे बॉडी की बात माननी ही पड़ी और शावर लेना ही पड़ा। जहाँ तक कि मुझे पता है रोया जिस टेक्निक को प्रैक्टिस करती है उसका नाम है 3 लाइफ सूत्रा। इसमें स्पिरिचुअल पावर होती है वो कि मेडिटेशन के धीरे धीरे एंटर करती है, और ये बिल्कुल ही अपने आप में यूनिवर्स की तरह है जो कि हर एक बॉडी पार्ट को जोड़ लेता है और पूरी बॉडी को काफी पावरफुल बनाता है।
यहाँ पे जो मेरी रियल बॉडी थी वो हॉन्गबैंग पर्पल की सूत्रा को कल्टीवेट करती थी और यहाँ पे इस टेक्री में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। हम देखते जियाओचन तो रोया की नई बॉडी में आ गया होता है। जियाओचन सोच रहा होता है रोया की सोल है वो एक जगह पे अटक चुकी है। ये बिल्कुल एक रियलम बैरियर की तरह है लेकिन उससे काफी स्ट्रॉन्ग, और ये यहाँ पे थी लाइफ सूत्रा को गलत तरीके से कल्टीवेट करने की वजह से। कल्टीवेशन या बाकी सारी चीजें, अगर आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो आपको अपने एल्डर से हेल्प लेनी ही चाहिए। अगर आप बिना हेल्प लिए कुछ भी करते हो तो सकता है काफी मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ ना मिले। तभी थोड़ी देर बाद में जियाओचन घर के बाहर कोई आ गया होता है। जियाओचन वो तुम अंदर आ सकते हो। हम यहाँ पे जो आया होता है वो होता है ली जुनफेंग। जियाओचन बोलता है जुनफेंग तुम्हें जो बोलना जल्दी बोलो। जुनफेंग बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आया था। जियाओचन बोलता है कि अब इस स्टेट के अंदर मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, जब मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा तब मैं बात कर लूंगा। तभी जुनफेंग अपने पास एक बीट निकालता है। शौक होते हुए जियाओचन बोल रहा होता है तो ब्रेथ ऑफ डिजास्टर है। जियाओचन सोच रहा होता है तो काफी रेयर मटेरियल है, बहुत ही पावरफुल ट्रिब्यूलेशन मास्टर इसके पास में भी ऐसा मटेरियल नहीं होता। यहाँ पे जिस बंदे के पास में बीट होगा उसके ट्रिब्यूलेशन रिलम में जाना काफी आसान हो सकता है। ली जुनफेंग बोल रहा होता है ओल्ड जियाओ मुझे तुमसे भी बात करने में काफी शर्म आ रही है। जियाओचन बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बॉडी यहाँ पे मेरी नहीं है। जुनफेंग बोल रहा होता है जब हमारे पर वो मास्टर अटैक करने वाला था तभी मेरी नजर इसके ऊपर गई थी। काफी देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे ये चीज मेरे किसी भी काम की नहीं होगी, तो मैं फिलहाल के लिए तुम्हें दे देता हूँ। जियाओचन बोल रहा होता है कि ली जुनफेंग तुम्हारे साथ में काम करते करते मुझे तो पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे कोई भी काम फ्री में तो नहीं करने वाले। मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे इसके बदले में तुम्हें क्या काम करवाना था। ली जुनफेंग बोल रहे होते हैं ओल्ड जियाओ मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ, अब आप मुझे काफी अच्छे से समझने लगे हैं। यहाँ पे आपकी जियाओ फैमिली के पास में ट्रेजर ऑफ टाइम है और मुझे जियाओ फैमिली के कुछ बच्चे डिसाइपल के तौर पे चाहिए थे। जियाओचन बोल रहा होता जो ट्रिब्यूलेशन बीड है मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी जियाओ फैमिली में रहते प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर है उनके लिए। अगर आपको यहाँ पे डिसाइपल एक्सचेंज करने हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मैरिज। इसके अलावा आप इन डिसाइपल्स को नहीं ले सकते। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि हमारे सेट के पास में फीमेल कल्टीवेटर्स की काफी ज्यादा कमी है, तो तुम जो यहाँ पे बात करो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियाओचन बोला किसने बोला कि हमें फीमेल कल्टीवेटर्स ही चाहिए। अगर हमारी फैमिली की लड़कियों को तुम्हारे मेल कल्टीवेटर पसंद आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारे जिया फैमिली काफी बड़ी बनते जा रही है, हमें सभी लोग अपने घर में तो नहीं रख सकते ना, कुछ लोगों तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। ली जुनफेंग बोल रहा होता है यहाँ पे इस चीज के बारे में मैं सोचना पड़ेगा। जियाओचन बोल रहा होता है यहाँ पे एक शादी के बाद में तुम्हारा सुशांत सर के 10 बच्चे यहाँ पे आ सकता है कल्टीवेट करने के लिए। जियाओचन बोल रहा होता है सुशांत सर के लोगों पे तो मेरी कब से नजर थी। यहाँ पे हमारी फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन आ चुकी है और हमारी फैमिली को लोग ज्यादा लोग मिल नहीं रहे। वही सुशांत सेट के लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। सुशांत सेट में एंटर करने के लिए ही आपको एक एलिट बनना पड़ता है, और अगर यहाँ पे ऐसे एलिट्स हमारी फैमिली में शादी करेंगे तो हमारी जो फैमिली काफी पावरफुल बनते जाएगी एक ऑर्डिनरी मॉडल से, तो काफी बेहतर है। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं आपकी डील के लिए एग्री करता हूँ। यहाँ अपने सेट किसी बच्चे को फोर्स नहीं करने वाला, यहाँ जो भी कुछ होगा बच्चे डिसाइड करेंगे, क्या आपको ये चलेगा। जियाओचन बोल रहा होता है कि अपने फैमिली के लोगों को तो मैं फोर्स नहीं करने वाला। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप अपने सुशांत सेट के 200 लोगों को यहाँ पे लेके आ जाइए, जिससे यहाँ पे काफी बड़ी ब्लाइंड डेट मीटिंग हो सकती है। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि आपका आइडिया उतना भी खराब नहीं है। जियाओचन सोच रहा होता है यहाँ पे सुशांत सेट तो मान गई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही कुल्लू सेट को भी मना लेता तो ये मेरी जियाओ फैमिली काफी ज्यादा अच्छा होता। इसे तो मेरी जियाओ फैमिली है वो बहुत जल्दी काफी पावरफुल बन जाती, और जब हमारी फैमिली की पॉपुलेशन वो भी काफी जल्दी इंक्रीज होती, और यहाँ पे जो वेस्टर्न रीजन की जियानोंग पैलेस है हम उसे भी तबाह कर पाते। वैसे एक बात तो है कि यहाँ पे मेरे पास है वेंशुई है जिसके पास कुल्लू सेट के हेडमास्टर का टोकन है, और वो वहाँ के सबसे पावरफुल डिसाइपल भी रह चुकी है, तो यहाँ पे कुल्लू सेट को मेरी तरफ करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। जियाओचन बोलता है कि मुझे रोया के पैलेस जाना पड़ेगा और वहाँ से वेंशु के लेके आना पड़ेगा। सीन चलता में जियाओली के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली सबसे पावरफुल कॉम्बैट फोर्स आ रखी होती है। जियाओली बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे शक है कि जो मेरे फादर है और वो मेरे फादर नहीं रहे। स्पेशल फोर्स की लड़की बोल रही होती है पैट्रियार्क जो हमारे एंसेस्टर है वो बहुत सालों से अकेले रह रहे थे और अपने लाइफ में थोड़े से मजे करे, तो इसमें क्या ही दिक्कत है। वैसे वो जिनके साथ में घूम रहे हैं उनकी कंकुबाइन है, मेरे साथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बंदा ये बोल रहा होता है कि हाँ इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, हमारा जो एंसेस्टर वो दिखने में काफी ज्यादा यंग है और उनकी कल्टीवेशन काफी खतरनाक है, और वो क्लैन में से बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपीयरेंस के मामले में एंसेस्टर जैसे दिखते हो। तो फिर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो काम तो कोई भी करता। वो तो हमारे एंसेस्टर इतने महान थे कि इतने सालों से वो शांत बैठे हुए थे। जियाओली बोलता है प्रॉब्लम ये नहीं है, वैसे मैं अपने फादर को काफी अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि तुम लोग बात करो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो एक काफी अच्छे इंसान है। यहाँ तक इन सब चीजों में उनका मन भी नहीं लगता। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन जब हमने उस प्लान की बात करी तो फादर को प्लान याद ही नहीं था, और ये काफी अजीब बात है। अगर मैं 100 साल पुरानी बात भी कर लूं तो फादर को वो याद रहता है, लेकिन हाल ही में बनाया हुआ एक प्लान फादर का भूल जाना ये बेहद ही अजीब है। यहाँ पे इस प्लान के लिए फादर ही माने थे। अब जियानोंग पैलेस है वो साउदर्न टेरिटरी में काफी वीक चल रही है,
और इस चीज के बारे में मैंने फादर को रिपोर्ट भी किया, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं है कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे फादर को कैप्चर कर लो और यहाँ पे उनको टॉर्चर करो, उनसे कन्फेस करो कि आखिर वो कौन है, क्योंकि मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मेरे फादर नहीं है, क्योंकि मेरे फादर के आने के बाद के पहले दिन से ही मुझे उनके ऊपर शक हो गया था। वही हम देखते हैं रोया को, जो कि मेरे पैलेस में बैठी हुई होती है। रोया बोल रही होती है कि जो वो अजीब सी लड़की थी वैंशुई, फाइनली वो यहाँ से चली गई। अब यहाँ पे आराम से बैठ के जियाचंग की बॉडी को स्टडी कर सकती हूँ। यहाँ पे आने के बाद ही मुझसे चिपकी हुई थी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरे को बचाने के लिए जियाचंग ने हमारी बॉडीज को एक्सचेंज कर दिया और मैं यहाँ पे इसकी बॉडी का यूज कर रही हूँ, लेकिन वैसे ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले। फिर रोया बोलते किसी ने देख लिया तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रोया बोल रही होती है आखिर कोई इंसान अपनी ही बॉडी के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे लगा सकता है। और पता नहीं मुझे फील हो रहा है कि हमारे पैलेस के सामने बहुत सारे लोग आ रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को पता चल गया हो कि यहाँ पे जियाचंग की बॉडी के अंदर मैं हूँ और किसी ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से छिड़कानी करने का ट्राई किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जियारोंग पैलेस वाले हैं वो हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। फिर जो रोया होते हैं वो उड़ते हुए जियाओली बाकी लोगों के पास में आ गई होती है। रोया बोल रही होती है जियाओली आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। जियाओली बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और जो मेरे फादर है वो कहाँ पर है और उनके साथ में क्या हुआ। रोया सोच रही होती है मैं को क्या बताऊं। अब यहाँ पे जियाओ फैमिली के अंदर सभी लोग को नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ। यहाँ पे जूफेरी था जिसे पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने मुझे बता देना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। जियाओली बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे, सच्चाई बता दो कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे रजिस्टर करने का ट्राई मत करना। हमारी जियाओ फैमिली जो माउंटेन डिफेंस था वो एक्टिवेटेड है। यहाँ जियाओ फैमिली में रहते हुए हम लोग को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो अब तुम तो यहाँ पे नहीं बचने वाले। रोया सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया मैं यहाँ पे जियाओचंग की बॉडी के अंदर हूँ और मैं बिल्कुल पहले से हरकतें ही कर रही थी, इसी वजह से यहाँ पे सभी लोगों को मेरे ऊपर काफी शक हो गया है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं वो सभी बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। यहाँ पे लोग कुछ भी एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं होगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उस जियाओचंग के पास में जाना पड़ेगा, वरना जिया फैमिली डिसेंडेंट है वो मुझे नहीं छोड़ने वाले। हमने रोया ने जियाओचंग के पावर का यूज करते हुए वहाँ पे सभी लोग की बॉडी को जमा दिया होता है। फिर तो बंदे बोल रहे होते हैं कि फायर एक्टिवेटर वाले बंदे कहाँ पर है, अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आए तो हम लोग जम के मर जाएंगे। जल्दी कोई जाओ और जाकर अंकल जिमिंग को बुला के लेके आओ। यहाँ पे इस बंदे से वही संभाल सकते हैं और वो एंसेस्टर को काफी प्यार भी करते हैं, तो वो एंसेस्टर काफी जल्दी आ भी जाएंगे। हम स्पेशल फोर्स से एक बंदी जियाओली के पास में आई होती है। वो लड़की बोल रही होती है पैट्रियार्क कहीं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। यहाँ माउंटेन गार्डिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया था, लेकिन उस फॉर्मेशन ने हमारे एंसेस्टर के ऊपर अटैक ही नहीं किया। ये चीज यही प्रूव करती है जो हमारे एंसेस्टर वो रियल है। अगर वो फेक होते तो फॉर्मेशन को मार डालती, लेकिन फॉर्मेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जियाओलिन बोल रहा होता है इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि उस बंदे का जो ऑरा है वो बिल्कुल ही एंसेस्टर की तरह है। या हम ऐसा भी कह सकते कि वो बॉडी तो एंसेस्टर की ही है, पर अगर वो बंदा एंसेस्टर है तो उसे हमें रियलिटी क्यों नहीं बताई और वो यहाँ से भाग क्यों गया। यहाँ पे एंसेस्टर की बात को टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, तो एंसेस्टर यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। तभी हमें जिमिंग आते हुए कहता है कि मास्टर ली आपने हमें बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब जो हमारे एंसेस्टर को छोड़ने वाले नहीं है। फिर वहाँ पे जिमिंग को सारी रियलिटी बता देता है। घुटने में बैठते हुए जियाओली बोल रहा होता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरे फादर ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज जब फादर पे दिक्कत आई तो उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने अपनी आंट के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करवा दिया और मेरी वजह से जो आंट थी वो डर के भाग रही है और जिस फैमिली के लिए फादर ने सब कुछ किया है वो उन्हीं के पीठ पीछे बातें बना रही है। वहाँ खड़े सारे बंदे बात कर रहे होते कि पैट्रियार्क क्या कर रहे हैं और आगे आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरे बंदे बोलते करना क्या है अपने डिफेंस को ब्रेक कर दो, लेकिन जो हमारे पैट्रियार्क को क्या हो गया वो तकरीबन 100 साल के हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी लाइफ से काफी डिप्रेस हो गए हो क्योंकि जो उनके फादर तो चेंज हो गए। वही हम देखते हैं रोया को जो कि उड़ते उड़ते नैनमिंग कोस्ट तक पहुंच गई होती है। रोया सोच रही होती है कि मैं लास्ट टाइम जियाचंग को ढूंढने के लिए बाहर निकली थी और इस बार उसकी बॉडी को यूज करते हुए बाहर जा रही हूँ, लेकिन तभी रोया आसमान में देखती है बहुत सारे बंदों को जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। रोया सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं यहाँ पे दो साइड के बीच फाइट तो नहीं हो रही ना। रोया सोच रही होती है यहाँ पे एक लड़की का पीछा 29 लोग कर रहे हैं और यहाँ पे इस लड़की के लिए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्या मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। आगे जो लड़की होती है वो उड़ते हुए रोया के पास में आ गई होती है। वो लड़की बोल रही सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। रोया सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे इस लड़की को बचा लेना चाहिए। वैसे जियाओचन है वो फैमिली के बाहर के मैटर्स में नहीं उलझता है, तो मुझे क्या काम करना चाहिए। वो लड़की बोलती है सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लड़की बोल रही होती है अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं अपनी सोल को आपको दे दूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं वही क्या करूंगी। रोया बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आके मेरे पेट छुप जाओ। फिर रोया जियाओचंग की टेक्निक का यूज करते हुए कुछ आइस की बनी हुई स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेती है। जो बंदे लड़की का पीछा कर रहे होते हैं वो सभी कहते हैं ये तो एंसेस्टर एम्परर है ना, जो कि पूरे वेस्ट रीजन का सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर है। इसने यहाँ पे जियानहुंग पैलेस, हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट इन सभी को खत्म कर दिया था। आखिर यहाँ पे इतने पावरफुल मास्टर हमारे सामने कहाँ से आ गए, और अगर ये यहाँ पे लड़की की हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के लिए बचना बहुत मुश्किल होने वाला है, जल्दी यहाँ से भागो।
रोया बोल रही होती है कि तुमने मेरा काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मुझे माफ करना, इसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ये बोलते हुए उन सभी को मार डालती है। वो लड़की सोच रही होती है मास्टर तो बेहद ही पावरफुल निकले। यहाँ पे उन्होंने एक झटके के अंदर 5 कॉम्बिनेशन रियलम के मास्टर्स को मार डाला। ये करने के बाद पूरे वेस्टर्न रीजन में सिर्फ एक ही बंदे के पास में है, वो है एंसेस्टर एम्परर। फिर वो लड़की बोलती है एंसेस्टर एम्परर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आने के साथ वो ग्रीट नहीं किया। रोया बोल रही होती है कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो लड़की बोल रही होती है पूरे वेस्टर्न रीजन में आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप पूरे वेस्टर्न रीजन के सबसे पावरफुल आइस कल्टीवेटर है, आपके ऐसे आइस की टेक्निक्स किसी के ही पास में नहीं है। रोया बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम मुझे पहचान गई, अब यहाँ पे जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था अपनी सोल को मुझे दे दो। वो लड़की बोल रही होती है एंसेस्टर में सोल लेने से पहले क्या आप मेरे बारे में जानना नहीं चाहेंगे। रोया बोल रही होती है तुम्हारे बारे में जान के आखिर मुझे क्या ही मिलेगा, कम से कम तुम्हारे सोल लेने के बाद में मैं तुम्हें भरोसा कर सकता हूँ, उससे पहले मैं तुमसे बिल्कुल ही बातचीत नहीं करने वाला। अपनी सोल लेने के बाद मुझे बताओ क्या क्या जितने भी लोग हैं वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। फिर वहाँ पे वो लड़की रोया के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। रोया सोच रही होती है कि ये लड़की काफी इंजर्ड हो चुकी है और बस मरने ही वाली है, ऊपर से मैंने यहाँ पे इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। फिर रोया उसे एक बीट देते हुए कहती है कि इसे खा लो, इसको खाने के साथ तुम हील हो जाओगी। वो लड़की बोलते है शुक्रिया एंसेस्टर एम्परर। आगे वो लोग जमीन पे आ गए होते हैं। रोया बोल रही होती है मुझे बताओ कि आगे यहाँ पे जितने भी लोग थे वो तुम्हें मारने के लिए क्यों आए थे। वो लड़की बोल रही होती है कि वो लोग मुझे यहाँ पे मारने के लिए नहीं आए थे, असल में वो लोग मुझे यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे हेट सेक्ट की सेंटेंस हूँ और मेरे पास में काफी कमाल की फर्नेस बॉडी है। मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ हेट्स का वेडिंग क्लोथ आर्ट को प्रैक्टिस किया है। रोया सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया कि आखिर इस लड़की के पास में इतना अच्छा चार्म क्यों है। यहाँ पे इसे एक ऐसे टेक्निक को कल्टीवेट किया है जिसकी वजह से वर्ल्ड में जितने भी लड़के होंगे वो उसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऊपर से ये लड़की काफी चालाक भी है। मुझे अपनी सोल देने से पहले ये कह रही थी कि इसको अपने बारे में मुझे बताना है, अगर मैं इसके बारे में जान लेता तो इसकी जो फर्नेस बॉडी वाला कमाल दिखाती और मुझे इसके चांस से अट्रैक्ट कर देती, जिसकी वजह से यहाँ पे बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट किए ही मुझे इसको बचाना पड़ता। लेकिन लड़की के पास जो बॉडी है वो काफी बेकार भी है, क्योंकि डोर कल्टीवेशन करने के बाद में ही इसकी जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो अगले बंदे को मिल जाएगी। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से इतना पावरफुल मास्टर्स भी इसके पीछे पड़ रखे थे। वो सभी यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन और बॉडी की पावर लेने आए थे। तभी रोया आगे बढ़ते हुए बोलती कि तुमने कहा है ना कि तुम यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वो लड़की बोल रही होती है मास्टर अभी मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और मैं यहाँ पे आपको सही से सर्व नहीं कर पाऊंगी। रोया बोल रही होती कोई बात नहीं, मैं काफी जेंटल इंसान हूँ, तुम्हें यहाँ पे मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लड़की छुटते हुए बोलते सीनियर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। रोया बोल रही होती है कि तुम ये सब करने से भाग क्यों रही हो, क्या तुम्हारा ये सब करने का मन नहीं है। वो लड़की बोलती कि मेरा नाम है जीयुन और मुझे ये सब नहीं करना। रोया बोल रही होती कि तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और अपनी उंगली की इशारे के साथ में ही मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ। जीयुन बोल रही होती सीनियर आप यहाँ पे इस एक चीज को छोड़ी, जो भी करने को कहेंगे मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इस चीज के फोर्स मत करिए। रोया बोल रही होती है कि अपनी इनोसेंस को बचाने के लिए क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो। जीयुन बोल रही होती है अपनी इनोसेंस को बचाने के लिए अगर मुझे मरना ही पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम नहीं करने वाली। रोया बोल रही होती है कि तुम्हारे आंसर से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, वैसे मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं तो बस यहाँ पे चेक करता कि तुम कैसे इंसान हो। रोया सोच रही होती है कि ये बॉडी मेरी नहीं है, ये जियाओ चैन की बॉडी है और यहाँ पे जियाओ चैन ऑलरेडी कंकुबाइन को लेके आ चुका है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहती कि यहाँ पे मेरे चक्कर में एक और कंकुबाइन आ जाए। अपनी रियल बॉडी में जाने के बाद में ये मेरे लिए ही क्लॉस होगा। जीयुन सोच रही होती है कि मैंने जियाओ फैमिली के एंसेस्टर के बारे में सुना था कि वो एक बहुत ही ठरकी डेविल है, वरना सिर्फ 100 सालों के अंदर ही आगे किसी की भी फैमिली 10,000 मेंबर्स को कैसे टच कर सकती है। लेकिन लगता है ये र्यूमर से वो गलत है। यहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चाहते तो मुझे फोर्स कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे काफी आराम से छोड़ दिया। यहाँ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरी बॉडी काफी बेकार है, डुअल कल्टीवेशन करने का जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो सभी चली जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ जो कि एंसेस्टर जियाओ का अट्रैक्शन को खींच सके, या फिर जो एंसेस्टर जियाओ है उनके ऊपर मैं वेडिंग ड्रेस आर्ट काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि मैं सरवाइव कर पाई। जीयुन बोल रही होती है एंसेस्टर एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ को बख्श के बहुत बड़ा काम किया है, अब आप यहाँ पे जो भी कुछ कहेंगे मैं वो कर सकती हूँ। वहां जाते हुए रोया बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे शांत सी जगह देके आराम करो और अपनी बॉडी को अच्छे से हील कर लो। सीन चलता हम देखते जियाओ चैन, ली जुनफेंग और वेंशुई को जो कि कुल्लून सेक्ट में आ रखे हैं ताकि वो यहाँ पे जियाओ चैन और वेंशुई की शादी की बात कर सके। तो अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।